हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कक्षा 12 के छात्रों के लिए। देखो बच्चों, आपको जब पेपर मिलेगा तो आपको यहाँ अनुक्रमांक डालना है और यहाँ अपने नाम लिखने हैं। पेपर का कोड होता है हर साल 136 और ये वर्ष 2023 का पेपर है। पूर्णांक 100 नंबर का होता है। 10 क्वेश्चन बहुविकल्पीय होते हैं। अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का विषय नहीं है। लोक वित्त समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है। मुद्रा और बैंकिंग समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है। विदेशी विनिमय समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है। मांग का नियम व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है, यानी आपका उत्तर कौन सा होगा? डी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। समष्टि अर्थशास्त्र जो पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो किसी एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक इंडस्ट्री के बारे में अध्ययन करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। दूसरा, सीमांत लागत का सूत्र कौन सा है इसमें? ठीक है, सीमांत लागत ज्ञात करने का सूत्र है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से हमने चैनल में बताया है। MCN इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखो, GNP तथा GDP में अंतर का कारण क्या होता है? GNP का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तथा GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दोनों में अंतर क्या होता है? जब हम विदेशों से शुद्ध प्राप्त का मतलब है कुछ हमारे यहाँ से लोग काम करने विदेश जाते हैं और कुछ विदेशी हमारे यहाँ काम करने आते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ से मान लो 1000 लोग गए काम करने, वो 1000 रुपया भेजते हैं और यहाँ से 800 रुपया ले गए विदेशी, तो 200 रुपया जो मार्जिन है वो हम GDP में जोड़ देंगे तो GNP प्राप्त हो जाएगा। तो इसे कहा जाता है शुद्ध विदेशी साधन आय। तो आपका ये हो जाएगा सी, यानी सा आंसर हो जाएगा। अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है? प्रभावी मांग का संबंध है। प्रभावी मांग का संबंध है किससे? पिगू से, JBC से, अल्फ्रेड मार्शल से, JM कीन्स से। प्रभावी मांग का संबंध JM कीन्स से। इफेक्टिव डिमांड की बात करते हैं JM कीन्स। पूरक वस्तुओं के लिए मांग की त्रियक लोच होती है। पूरक वस्तु यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे पेन और स्याही, कार और पेट्रोल, जो एक दूसरे के बगैर अधूरे होते हैं। ऐसे वस्तु जो एक दूसरे के सहयोग से चलते हो, तो उनके बीच मांग का त्रियक लोच कैसे होता है? सामान्य वस्तु में मांग का वक्र ऐसे बनता है। ठीक है, अब इनके बीच कैसे बनेगा? इनके बीच कैसे बनेगा? मान लो ये है X वस्तु और ये है Y वस्तु। ठीक है, ये है Y वस्तु। Y वस्तु की कीमत, X वस्तु की मांग और Y वस्तु की कीमत, क्योंकि मांग वक्र वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के भी संबंध बताता है। तो इधर रख लो आप कार और इधर रख लो पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल हो गया Y। जब पेट्रोल, पहले मान लो आपकी मांग इतनी हो रही है पेट्रोल की और इतनी कार की हो रही है। ठीक है, इस कीमत पर कार की मांग इतनी हो रही है, पेट्रोल की कीमत इतनी है तो कार इतनी है। अब सोचो कि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने से कार की मांग घट जाएगी। कार की मांग क्या हो जाएगी? इतना हो जाएगी। पहले P1 होने पर Q1 की डिमांड हो रही थी, अब P2 होने पर Q2 मांग घट गई। ठीक है, इन दोनों में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है। कैसा? नेगेटिव। तो इस तरीके से होगा आपका मांग वक्र बनेगा। किसका? पूरक वस्तुओं के लिए मांग वक्र कैसे बनेगा? अब इसकी लोच कैसे निकाली जाए? ठीक है, तो लोच क्या होता है? जब ये मांग ऋणात्मक है
तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, इकाई से कम होगा। पूरक वस्तुओं में क्या होगा, इकाई से कम, यानी ऋणात्मक, यदि ढाल ऋणात्मक है तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऋणात्मक लोच हो जाएगी। ठीक है, यदि धनात्मक बनता मांग वक्त तो धनात्मक हो जाता, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक बन जाएगा। अब देखो छठा क्वेश्चन क्या है, जब आय में वृद्धि 500 हो और उपभोग में वृद्धि 250 हो तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान बताओ। ठीक है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी बराबर होता है डेल्टा सी डिवाइड बाय डेल्टा वाई। ठीक है, तो ये होता है उपभोग में परिवर्तन, ये होता है आय में परिवर्तन। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बराबर क्या होता है, उपभोग में कितना वृद्धि हुआ 250, आय में कितनी वृद्धि हुई 500, काट दो 250 इकन्नम 250, 250 दूनम 500, एम पी सी बराबर 1/2, जहां आंसर हो वो लगा दो, आपका आंसर हो गया 1/2। निम्नलिखित में से कौन सा लागत वक्र यू आकार का नहीं होता, आपको पता है लागत वक्र लागत चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो ऐसे बनता है एयू औसत, और इसके नीचे से जाता है एमयू मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, और यहीं से चला जाता है एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी ये है औसत परिवर्तनशील। औसत परिवर्तनशील, औसत स्थिर लागत कुछ इस तरीके से बन जाता है, इस तरीके से। ठीक है, कभी टच नहीं करता लेकिन इस तरीके से बनता है। तो आपका कौन सा आंसर होगा, डी। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय होती है, द्विक्षेत्र का मतलब जहां पर गवर्नमेंट ना हो और ना ही कोई विदेशी क्षेत्र हो। ठीक है, उपभोक्ता खाने वाले और कमाने वाले दो ही हों, घरेलू क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र। तो ये हो गया आपका आंसर दो क्षेत्रीय मॉडल। ये 3 क्षेत्र का है, ये दोनों 4 क्षेत्र का है, लेकिन सही एग्जाम्पल नहीं है। ये है 2 क्षेत्रीय मॉडल और ये है 3 क्षेत्रीय मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, सीएसओ उसको कहा जाता है, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेक्स्ट देखिए, मंदी के समय कैसा बजट उपयुक्त होता है। मंदी के समय घाटे का बजट बनाया जाता है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए उसके लिए प्रेरित करने के लिए क्या किया जाता है, घाटे का बजट बनाया जाता है। जो ये घाटा होता है, ठीक है, खर्चा हो जाए 5,000 का और आय हो 4,000 का, तो उसे कहते हैं घाटे का बजट। जो 1,000 होता है उसे रुपया छाप करके या अन्य साधनों से पूरा किया जाता है, तो उसे कहा जाता है घाटे का बजट। तो मंदी के समय कौन सा बजट बनाया जाता है, घाटे का बजट बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल राजस्व, औसत राजस्व और सीमांत राजस्व का संक्षिप्त अर्थ लिखिए। कुल राजस्व क्या है, जो कुल प्रोडक्शन हुआ है उसको बेचकर जो इनकम आ जाए उसे हम कुल राजस्व कहते हैं। औसत राजस्व, कुल राजस्व को उसके उत्पादन की संख्या से भाग दे दें तो औसत राजस्व आ जाता है। सीमांत राजस्व क्या होता है, एक अतिरिक्त इकाई के बेचने से जो राजस्व प्राप्त होता है उसे सीमांत राजस्व कहते हैं। और डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, आप ज्यादा चर्चा यहाँ नहीं कर सकते। उत्पादन फलन से आप क्या समझते हो, उत्पादन और उत्पादन साधनों के मध्य पाए जाने वाले संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ लेबर कैपिटल इंटरप्रेन्योर दैट। ठीक है, जो भी है एक्स वाई जेड इस पर निर्भर करता है, प्रोडक्शन इन सभी चीजों पर निर्भर करता है। ये हो गया उत्पादन फलन। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से आप क्या समझते हो, अभी हमने पढ़ा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। ये क्या होता है, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में क्या है, पढ़ चुके हैं। ठीक है, आय में परिवर्तन का उपभोग में परिवर्तन के साथ अनुपाती क्या कहलाता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। और बैंक दर देखो, बैंक दर, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न 3
अंकों का होता है। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या होता है, 3 अंकों का होता है। अभी हम पढ़ रहे थे बहुविकल्पीय प्रश्न, तो बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर का। अब देखो बैंक दर को परिभाषित कीजिए। बैंक दर वह दर होता है जो केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को जिस दर पे उधार देता है उस दर को बैंक दर कहा जाता है। समष्टि आर्थिक अध्ययन के 2 उदाहरण बताओ। ठीक है, यानी समष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या पढ़ा जाता है, राष्ट्रीय आय पढ़ा जाता है, राष्ट्रीय रोजगार पढ़ा जाता है, बैंकिंग के बारे में पढ़ा जाता है, राजस्व के बारे में पढ़ा जाता है। ये सब उसके अध्ययन के 2 क्षेत्र, कई सारे क्षेत्र आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 16 नंबर देखिए, सामान्य तथा निकृष्ट घटिया वस्तु के संदर्भ में मांग वक्र का आकार कैसा बनता है। मांग वक्र का आकार सामान्य वस्तु में ऐसे बनता है ऋणात्मक ढाल का, लेकिन घटिया वस्तु के संदर्भ में मांग वक्र धनात्मक बनता है। ठीक है, कीमत बढ़ने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। सामान्य वस्तु में क्या होता है, कीमत घटने के साथ मांग बढ़ती है, और घटिया वस्तु में कीमत घटने के साथ उसकी मांग घट जाती है। तो ये हो जाता है घटिया वस्तु के संदर्भ में, ये हो जाता है सामान्य वस्तु। आपसे ये पूछा गया है तो ये आंसर आपको डिटेल में समझा के आपको बताना है। ठीक है, इस तरीके से ये बनेगा। देखो ये हो गया आपका सामान्य वस्तु के संदर्भ में, और ये हो गया आपका घटिया वस्तु के संदर्भ में। घटिया वस्तु के संदर्भ में मांग वक्र सीधा और धनात्मक बनता है। ठीक है, कीमत के साथ सीधा संबंध पाया जाता है इसकी मात्रा में। ठीक, तो आपका आंसर ये होगा, आप डिटेल में समझाइएगा। संतुलित बजट क्या है। संतुलित बजट का मतलब होता है जितना राजस्व आए उतना ही खर्चा। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर बराबर टोटल रेवेन्यू यदि बराबर हो तो उसे कहते हैं संतुलित बजट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के मांग वक्र का आकार कैसा होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में मांग वक्र का आकार कुछ इस प्रकार का होता है, x अक्ष के समानांतर होता है। ठीक है, इधर होता है x अक्ष, इधर होता है y अक्ष, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। मांग कैसी हो जाती है, x अक्ष के समानांतर हो जाती है। सिर्फ ये पूछा गया पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक मांग वक्र का आकार कैसा हो जाता है, x अक्ष के पैरेलल हो जाता है। बस ये आपको बताना, 3 नंबर मिल जाएगा, बस लिख देना इसके बारे में। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न जो 6 नंबर का होता है। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का वर्णन कीजिए। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या पढ़ा जाता है, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व, ये सब विषय वस्तु होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र का परंपरागत दृष्टिकोण से। यदि हम आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो माइक्रो और मैक्रो यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के रूप में पढ़ा जाता है। हो गई विषय वस्तु, आप इन सभी चीजों को बता दीजिए। उत्पादन क्या होता है, उपभोग क्या होता है, विनिमय क्या होता है, वितरण क्या होता है, और आधुनिक विचारधारा में व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे एक उपभोक्ता के बारे में, एक फर्म के बारे में, एक इंडस्ट्री के बारे में, एक वस्तु की कीमत के बारे में व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या पढ़ा जाता है, राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ा जाता है, राष्ट्रीय रोजगार के बारे में पढ़ा जाता है, बैंकिंग के बारे में पढ़ा जाता है, कैसे आय निर्धारण किया जाए, कैसे राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया जाए, इन सभी के बारे में अध्ययन किया जाता है। आपका कंप्लीट हो गया ये आंसर, 6 का 6 नंबर मिल जाएगा। उपभोग फलन किसे कहते हैं। उपभोग फलन उपभोग और उपभोग को प्रभावित करने वाले तत्वों के मध्य पाए जाने वाले संबंध को उपभोग फलन कहते हैं। उपभोग फलन देखो बना के दिया है, C = 50 + 0.5y की व्याख्या कीजिए। देखो ये है उपभोग, उपभोग दो होता है, एक होता है स्थिर उपभोग, एक होता है प्रेरित उपभोग। ये स्थिर उपभोग यानी हमारी इनकम ना हो तो भी हम कुछ ना कुछ खाएंगे, और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी हम अपनी अपने खाने को बढ़ाते जाएंगे, अपने उपभोग को बढ़ाते जाएंगे। तो एक होता है स्थिर उपभोग, एक होता है प्रेरित उपभोग। जो आय के साथ जुड़ा है इसे प्रेरित उपभोग कहते हैं, इसके स्थिर उपभोग कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझाना है। यदि आपने पढ़ाई किया होगा तो अच्छे से समझ पाओगे, समझा दोगे। नहीं किया है तो आप बस ये समझ गए, आपको इतना ही लिख देना है और अच्छे से पढ़ना है। तो हमारे चैनल में आप जाइएगा, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी पढ़ने के लिए। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता का वर्णन कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता की क्या विशेषता है। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है कि वस्तुओं समरूप पाई जाती हैं, कीमत दिया हुआ होता है,
बाजार में उपभोक्ताओं को बाजार का पूरा ज्ञान होता है, विक्रेताओं को पूरा ज्ञान होता है, क्रेताओं को बाजार का ज्ञान होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको विशेषताएं आपको याद करके लिखना है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं, याद ही करना पड़ेगा। भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, भुगतान संतुलन क्या होता है? इसके दो अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट होता है और एक राजस्व अकाउंट होता है। इन अकाउंटों में क्या होता है, जो राजस्व खाता होता है उसमें जो है व्यापार खाते होते हैं, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे, बिना पढ़े इसका कल्याण नहीं है। ठीक है, हमारे से आप चैनल में पढ़ सकते हैं आप डिटेल में। अनधिमान वक्र को परिभाषित कीजिए। अनधिमान वक्र मानचित्र से आप क्या समझते हैं? देखो, अनधिमान वक्र का मानचित्र हम आपको बना देते हैं। ये दो वस्तुओं के ऐसे संयोग होता है जो समान संतुष्टि को प्रदर्शित करता है। तो ये अनधिमान वक्र ऐसे बन गया। इंडिफरेंस कर्व एक्स वस्तु और वाई वस्तु के ऐसे सभी विकल्प, ऐसे सभी संयोग जो समान संतुष्टि दर्शाते हों। ठीक है, इन सभी बिंदु ए बी सी, ये जो बिंदु मिले हैं इन सभी पर क्या है? समान संतुष्टि है, समान उपयोगिता दर्शाती है। ठीक है, तो ये हो गया ए इंडिफरेंस कर्व, ऐसे बना सकते हो इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3, तो ये हो गया इंडिफरेंस कर्व प्रोफाइल बन गया। तो आप आई होप पढ़े होंगे, अच्छे से आप एग्जाम में लिख के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु की प्रति इकाई कीमत 20 से घटकर 15 हो जाती है, यदि किसी वस्तु की कीमत 20 से घटकर 15 हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मांग 50 से बढ़कर 100 इकाई हो जाती, तो ऐसे स्थिति में मांग की लोच क्या होगी? मांग की लोच कैसे निकालते हैं? मांग के लोच का फार्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला। अब इससे कैसे निकालते हैं? देखो, जो दिया है पहले हम उसे रख लेते हैं। पहली कीमत कितनी है? पहली कीमत है 20 और घट गई कीमत यानी दूसरी कीमत कितनी है? 15, और जिसके परिणाम स्वरूप पहली मांग कितनी है? मांग को क्यू से लिखा जाता है। पहली मांग है 50 और दूसरी मांग है 100। ठीक है, अब डेल्टा क्यू और डेल्टा पी कैसे निकालते हैं? इन दोनों का अंतर होता है डेल्टा पी। डेल्टा पी, इन दोनों का अंतर कितना है? 5। इन दोनों का अंतर होता है डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू कितना अंतर हो गया? 50। और पहला पी और पहला क्यू होता है ये। अब इसके फार्मूले में रख दो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा पी, डेल्टा क्यू कितना है? 50 बटे डेल्टा पी कितना है? 5 गुणे, ठीक है, गुणे के निशान, पहला पी कितना है? 20 और पहला क्यू कितना है? 50। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दो, 50 से 50 कैंसिल हो गया, 5 का नम 5, 5 चौको 20, तो निकल के आ गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर 4। आ गया सिंपल आंसर। ठीक है, इकाई लोच कितना है? ओ सॉरी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच कितना है? 4। इसको कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। ठीक है, या इकाई से अधिक लोचदार कहते हैं, इकाई से अधिक लोचदार, इकाई से अधिक लोचदार कहिए, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहिए, लोचदार कह दीजिए, अधिक लोचदार कह दीजिए। ठीक है, तो अलग अलग किताब मिलेगा। जब एक से ज्यादा होता है तो उसे इलास्टिक डिमांड कहा जाता है। अब देखिए, देखो कितना आसान है, इतना सा सॉल्व कर दीजिए, 6 का 6 नंबर मिल जाएगा। हमने बहुत अच्छे से समझाया है, चैनल में जाके पढ़िएगा। अब देखिए, अब हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा? विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जिसका होगा अंक 10 नंबर का, 10 नंबर के अंक होंगे। और आपको 3 क्वेश्चन है, 25 नंबर, 26 नंबर, 27 क्वेश्चन, 27 नंबर। तो इन तीनों में से तीनों करने हैं, लेकिन अथवा करके दिया, चाहे आप ये करो, चाहे ये करो, चाहे ये करो, चाहे ये करो। ठीक है, तो देख लेते हैं। एक उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है
जिस पर उसकी बजट रेखा उच्चतम अनधिमान वक्र को स्पर्श करती है। अभी हमने बताया अनधिमान वक्र ऐसे बनता है, ऐसे अनधिमान वक्र बनता है एक्स और वाई दो वस्तुओं के बीच में, बजट रेखा बनता है ऐसे सीधे। इन दोनों को मिला दीजिए, हो जाता है, ये हो गया बजट लाइन, ये हो गया अनधिमान वक्र, हो गया उपभोक्ता का संतुलन। अच्छे से समझाना पड़ेगा तब नंबर मिलेगा। ठीक है, आरेख की सहायता से हो गया। इसका होता है पी एक्स बाई पी वाई, इसके ढाल, और इसका ढाल होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स और वाई, इसका ढाल। इन दोनों को बराबर कर देते हैं, कैसे? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन एक्स ऑन वाई इज इक्वल टू एक्स पी एक्स इंटू पी वाई, इन दोनों को बराबर कर देते हैं तो उपभोक्ता का संतुलन हो जाता है। इसे ग्राफ में बराबर किया, मैथ में बराबर कर दिए। मांग की लोच से आप क्या समझते हैं? मांग की लोच मापने की किसी एक विधि को बताइए। अभी हमने बताया आपको परसेंटेज मेथड से यही होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला परसेंटेज विधि से। ठीक है, कई विधि होता है, परसेंटेज विधि होता है, पॉइंट विधि होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। राष्ट्रीय आय की गणना की किसी एक विधि को विस्तार से समझाइए। राष्ट्रीय आय परिभाषित है, हम चैनल पे जाइएगा, अच्छे से मिल जाएगा आपको। ठीक है, खूब अच्छे से समझाया गया है। कीन्स के पूर्ण रोजगार सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। कीन्स के पूर्ण रोजगार सिद्धांत आपको बताना होगा तो आपको 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, इफेक्टिव डिमांड की बात करते हैं, इसको आप थ्योरी में समझाने होंगे। अल्पकालीन पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म के संतुलन की विभिन्न दशाओं की व्याख्या कीजिए। अल्पकालीन पूर्ण प्रतियोगी बाजार है, ठीक है, पहले क्या था? दीर्घकालीन था। तो अल्पकाल पूर्ण प्रतियोगी हम बता सकते हो, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में ऐसे हो सकता है अल्पकालीन, इस तरीके से, ये हो गया आपका संतुलन, ये हो गया AC, ये हो गया MC, और यहीं पर हो गया संतुलन, इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, हो गया संतुलन। आप ग्राफ देखो, ग्राफ इतना आसानी है कि आपको ग्राफ है तो हम पूरा बताने की कोशिश कर देते हैं। उत्पादन लागत का अर्थ लिखिए, चित्र की सहायता से औसत लागत सीमांत लागत को समझाइए। देखो, आप जब चित्र बनाएंगे तो ये बनेगा एवरेज कॉस्ट, और इसके मिनिमम बिंदु से जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ये सब ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, और इसमें से 3 ही करने हैं जो अथवा करके 6 क्वेश्चन दिया होता है। आई होप आपको मदद मिली हुई होगी इस पेपर को सॉल्व करने के बाद। अब आपने पढ़ाई किया होगा तो आप एग्जाम में अच्छा करेंगे। अब इन्हीं क्वेश्चनों को इंग्लिश में देख लीजिए। ठीक है, ये हम दोबारा से नहीं पढ़ रहे हैं समय बचाने के लिए, लेकिन आप देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड मैक्रो इकोनॉमिक्स का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वही क्वेश्चन जो अभी आप हिंदी में पढ़े हो वही इंग्लिश में है। आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं, सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए।